नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं खास बात। खास बात में आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे शिक्षाविद से जिन्होंने जहां की जिम्मेदारी संभाली, उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी को या उस कॉलेज को बदल के रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस समय के मौजूदा लखनऊ के वाइस चांसलर एसपी सिंह साहब की। एसपी सिंह साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो खास बात में। अभिनंदन आपका, प्रणाम सर, आपको। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे वो दौर याद है जब नेशनल कॉलेज कुछ नहीं हुआ करता था। आपने जब से वहाँ की जिम्मेदारी संभाली तो नेशनल कॉलेज को आज बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल चुकी है। उसको हर जगह रिनोन किया जाता है, जाना जाता है कि लखनऊ का नेशनल कॉलेज है। उसके पीछे आपकी क्या मेहनत थी? बहुत बेहतर प्रश्न आपने किया है। किसी के ज़िंदगी के कुछ पड़ाव होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, और जैसे व्यक्ति की ज़िंदगी होती है वैसे संस्थाओं की भी ज़िंदगी होती है। उन संस्थाओं की ज़िंदगी में कुछ कभी बुरा वक्त भी आता है, कभी मध्यम मार्ग होता है, और कभी ऊंचाइयों और बुलंदियों की भी कहानी उनकी होती है। कुछ इसी तरह की कहानी नेशनल पीजी कॉलेज की भी है, जिसे मैंने 26 साल दिए हैं अपने इन 4 दशकों की सेवा काल में। कहानी शुरू होती है 1990 में। मैं कमीशन से प्रिंसिपल बनता हूँ, आयोग से प्रिंसिपल उस कॉलेज का बनता हूँ, और 6 महीने बाद मैं ज्वाइन करता हूँ उस कॉलेज को। ज्वाइन करते समय वो कॉलेज किसी लायक नहीं था, मैं उसे किसी श्रेणी में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि 160 बच्चा, 6 टीचर और 8 नॉन टीचिंग स्टाफ, और ना बिजली ना पानी। लखनऊ जैसे राजधानी में बिजली, पानी, टेलीफोन, कुर्सी, मेज, कोई भी आइटम, इक्विपमेंट उस विश्वविद्यालय में नहीं था, महाविद्यालय में नहीं था। जो स्थिति थी उसकी, वो यहाँ तक दयनीय थी कि उसके पास जो 18 अकाउंट्स में पैसे थे वो 1216 रुपये थे उसके अकाउंट में। एक बड़ी चुनौती थी कि इस स्तर से किसी महाविद्यालय को कैसे आगे ले जाया जाए। लेकिन एक जुनून होता है काम करने का, और जुनून में एक प्राथमिकता तय करनी होती है प्रत्येक व्यक्ति को। सर, अगर इसी पर एक बात करूँ, क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया और आपने तमाम बदलाव दिए और आज उसको एक मुकाम पे पहुँचाया, लेकिन वहाँ का जो कल्चर हुआ करता था, उस समय जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, आपकी कई बार तीखी बहस भी हुई, छात्रों से हुई, और आपके प्रशासनिक स्तर पर आपके साथियों से भी हुई। आपने कई बार उनसे भी आपकी काफ़ी लंबी या कड़वी चर्चा हुई या बातें हुई, आपके ऊपर हमले हुए। ये एक बड़ा गंभीर विषय था कि एक अध्यापक पर या प्राचार्य पर हमले करवाए जा रहे थे। वो एक दौर था, पहली बार देखा गया था कि किसी ऐसे महाविद्यालय के प्रचार पर हमले हों। अभिषेक जी, बहुत मार्मिक प्रश्न आपने पूछा है। लगभग आज के 17 वर्ष पहले की कहानी है, ये 2000 की है। और 2000 में, ये जुलाई की बात है, 13 जुलाई 2000 को मुझ पर मेरे ही ऑफिस में मेरे टीचर के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया, और 2 गोलियां मुझे मारी गईं। एक गोली मेरे पेट को फाड़ गई खड़े होने पर, और दूसरी गोली मेरे शोल्डर को फाड़ गई। लगभग 1.5 महीने में मेडिकल कॉलेज में रहा। संयोग से किसी तरीके से मेरी जान बची, लेकिन जो मेरा उद्देश्य था, जो एक जिद थी, जो संघर्ष करने का एक मादा था, उसमें कोई कमी नहीं हुई। बल्कि इस हमले के बाद मैं और ज़्यादा मुखर हो गया कि अब इसके ऊपर क्या है। अगर ईश्वर जिसकी रक्षा करने को तैयार है तो उस पर हमला, या छोटा हमला या बड़ा हमला, कोई माने नहीं रखता है। मेरे ख्याल में उस बदलाव की दृढ़ता देने के लिए एक प्रयास मेरे ऊपर ये हुआ था। सर, इस तरीके के और भी हमले हुए, लेकिन अब उन चर्चा से आगे निकलते हैं। और आज वो एक विद्यालय को आपने बदल के रख दिया, आज उसकी उच्च श्रेणियों में नाम है, टॉप 10 कॉलेजेस में है इंडिया में। अब आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, आप इसको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, मैं मन से बात करता हूँ, और मन से बात करने में एक आदर्श लेके चलता हूँ। एक उदाहरण अपने सामने रखता हूँ किसी न किसी का, जिसे प्रेरणा के रूप में मैं लेके चलता हूँ। और मैं स्वामी विवेकानंद जी की आज जन्म जयंती है। इस शुभ अवसर पर मैं सारे युवाओं को एक संदेश भी देना चाहूँगा कुलपति के रूप में, कि विवेकानंद जी का जो आचरण था, जो कृत्य था, वो अपने आप में एक इतना बड़ा दर्शन है कि आदमी को निरंतर प्रेरणा देता रहेगा, निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। 3 बातों की उन्होंने चर्चा की थी, और उन 3 बातों को कोई व्यक्ति उतार लेगा अपने जीवन में। नंबर 1 था उसका जो चर्चा थी कि आपको लोगों के साथ एक सिंपैथी रखनी होगी, एक सद्भावना रखनी होगी, उनसे जुड़ना होगा, उनसे अटैचमेंट रखना होगा। उनके लिए आपको सेंसिटिव रहना पड़ेगा, उनकी समस्याओं के लिए, उनकी बातों के लिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए, पूरे समुदाय के लिए और अपनी संस्था के लिए आपको सेंसिटिव रहना पड़ेगा। धड़कन आपकी हमेशा उसकी धड़कन से जोड़नी होगी, नंबर 1। और उस धड़कन को अगर आपने जोड़ लिया, एक फील आपने ले लिया,
तो आप फील करना होगा आपको। इस कनेक्टिविटी के साथ वो फीलिंग लेनी पड़ेगी, कब संस्था की धड़कन कम है और कब संस्था की धड़कन ज़्यादा है, एक फील लेना होगा। सर, आपने इसके इतिहास की बारे में बात की, तो इसके इतिहास से पे ही जाते हैं। गौरवशाली इतिहास रहा है इसका अगर बात की जाए तो। लेकिन ब्रिटिश कालीन के ज़माने से चले आ रहे पाठ्यक्रम अभी भी देखने को मिलते हैं। एक आधुनिक विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, इसको लेकर आपकी क्या पहल होगी? अभिषेक जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब मैंने विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया आज के 1 साल 2 महीने पहले, तो तत्काल मैंने एक मीटिंग जो अपने स्टाफ की, डीन की, सब लोगों की अलग अलग मीटिंग की, स्टूडेंट की मीटिंग की, नॉन टीचिंग की मीटिंग की, सोसाइटी से जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं उनकी मीटिंग की, जो हमारे अल्मनस हैं उनकी मीटिंग की, सबकी मैंने मीटिंग की और सबके भाव धड़कनों को नापा कि मुझे क्या चाहिए विश्वविद्यालय के लिए और किस मार्ग पर विश्वविद्यालय को ले चलना है। मैंने द डे वन से इस बात को जोड़ा सिलेबस में कि जो मेरा सिलेबस है, जो मेरी जिम्मेदारी है विश्वविद्यालय होने के नाते, हम समाज से कट नहीं सकते, हमें समाज से जुड़ना होगा और समाज को दायित्व तो हमारा बनता है कि हम उसे कुछ ट्रांसफ़र करें, उसे कुछ दें जो विश्वविद्यालय के हिस्से का है, जो विश्वविद्यालय कर सकता है। यानी पब्लिक कनेक्टिविटी, एक्सटेंशन प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करना, रिसर्च के अचीवमेंट को ट्रांसफ़र करना, लैब को ओपन करना पब्लिक के लिए, इन तमाम चीज़ों को, प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए लाना, इन तमाम चीज़ों को हमने इसके एप्लीकेशन पार्ट को ज़्यादा महत्व दिया। सर, जैसे सरकार पुराने कानूनों को ख़त्म कर रही है, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय में आप बतौर कुलपति पुराने ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अब कहा जाए कि अब प्रैक्टिकल नहीं रह गए वो सब्जेक्ट, उनको क्या ख़त्म करके और क्या नए पाठ्यक्रम आप जोड़ने की कवायद में है? आपको क्या बदलाव करना है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि जो विश्वविद्यालय की है टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है हायर एजुकेशन सिस्टम का। तो उस टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च तीनों सेक्टर में हमने महत्वपूर्ण काम किए हैं कि इन चीज़ों को बदलाव के रूप में लाया जाए, आधुनिकता से जोड़ा जाए, आज की ज़रूरतों से जोड़ा जाए, राष्ट्र की ज़रूरतों से जोड़ा जाए। शायद इसी वजह से जैसे जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी पाठ्यक्रम का अंश मैंने बनाया, तत्काल लखनऊ विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है कि उसको पाठ्यक्रम को, जीएसटी पाठ्यक्रम को उसने अपने सिलेबस का पार्ट बनाया, पहला विश्वविद्यालय। इसी क्रम में हमने रिसर्च को बाहर ट्रांसफ़र किया, लैब को बाहर ट्रांसफ़र किया। रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हमने स्टूडेंट्स को और टीचर्स को नगद पुरस्कार देने की एक परंपरा की। जितना पब्लिकेशन एज मेनी एज पब्लिकेशन जितना वो डन करेंगे, उतना उन्हें कैश प्राइस हम उन्हें डिलीवर करेंगे। हमने डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग शुरू की कि डिपार्टमेंट 1 कौन होगा, मेरा 2 कौन होगा, 3 कौन होगा, 4 कौन होगा, इसको किया। रिसर्च प्रोजेक्ट टीचर्स के लिए हमने सब्सक्राइब किए कि आपको हम इतना अमाउंट देंगे, आप आगे चलिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। एक बहुत बड़ी धारा, माहौल बनाने का काम हमने शुरू किया। सर, विश्वविद्यालयों की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो अनुदान देती है उससे रिसर्च और तमाम गुणवत्ताओं पर बहुत असर पड़ता है, उतना अनुदान होता नहीं। इस दिशा में आपका क्या पहल है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, शायद ये जीवंत प्रश्न है जो हायर एजुकेशन के लिए है। जो मेरा मानना है, जो आपने बहुत सही प्रश्न किया, 3 बातें हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, निहायत। 3 एफ के रूप में उसे हम कह सकते हैं। नंबर 1 एफ फैकल्टी, नंबर 2 एफ फाइनेंस, जो आपने अभी सवाल किया, और नंबर 3 फ्रीडम। तीनों का कॉम्बिनेशन जब तक बेहतरीन नहीं होगा तब तक हायर इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं कर सकते, और तीनों पर कहीं ना कहीं से बेहतरीन कंट्रोल है। इस वजह से दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि एजुकेशन एक्सपेंशन मांगता है, ये बदलाव के लिए धारणा बनाता है, विचार बनाता है, लोगों के मन मस्तिष्क को हिलाता है, उनको पढ़ाई की कीमत बताता है, रिसर्च की कीमत बताता है, डेवलपमेंट का वेस्ट बनाता है, और ये यूथ से जुड़ा हुआ है, युवाओं से जुड़ा हुआ सेक्टर है। शिक्षा किसी भी देश की बड़ी प्राथमिकता होती है, और इसी पर सर आपसे एक सवाल है। शिक्षा, लेकिन जो हमारी सरकार है उसकी प्राथमिकता नहीं होती, मौखिक तौर पर होती हैं, चुनाव के तौर पर होती हैं, लेकिन जब बात आती है खर्च करने में, अनुदान देने में या बजट देने में, तो बहुत पीछे हो जाता है शिक्षा। 14 से 15% देश की आर्मी या सुरक्षा पर खर्चा किया जाता है, लेकिन 1.5 से 2% सिर्फ शिक्षा पर। क्या आपको नहीं लगता ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस देश के ऊपर? देखिए, सवाल तो बड़ा माकूल सवाल आपका है, और जूझ भी संस्थाएं इसी सवाल से रही हैं, क्योंकि बेसिक दर्शन जब तक नहीं होगा, मैं ये मानता हूँ, इसको दूसरे रूप में आप का प्रश्न मैं लेता हूँ कि और चीज़ें, जो चीज़ें हैं शिक्षा के अतिरिक्त,
स्वास्थ्य है या सड़क है या कोई और सुविधा दी जा रही है, बेसिक सुविधाएं हैं। न्याय है, घर है, तो ये ऐसी सुविधाएं हैं कि सबको ज़रूरत न्याय की नहीं पड़ती है। पुलिस की ज़रूरत सबको नहीं है। जिस पर कोई मुकदमा दर्ज होता, घटना घटती, वो पुलिस तक जाता है, एक निश्चित परसेंटेज न्याय तक जाता है, अस्पताल भी जो बीमार होता वो जाता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर परिवार के हर व्यक्ति को ये बात चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि हम स्वस्थ हैं, हमें दवा नहीं चाहिए, हम अपराधी नहीं इसलिए पुलिस नहीं चाहिए, हमने कोई क्राइम नहीं किया इसलिए हमें जस्टिस नहीं चाहिए, कोई नहीं कह सकता। लेकिन इसके लिए हर परिवार का हर व्यक्ति महसूस करता है कि शिक्षा हमें चाहिए, और इसके महत्व को जो शिक्षा से जुड़ा हुआ वो भी समझता, जो शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ उसकी भी लालसा रहती कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े। सर, तमाम उन लोगों को मैं जानता हूं जो यहाँ से बाहर गए हैं, विदेश गए हैं, और क्या करने गए? सिर्फ पढ़ने। लोन लेकर जाते हैं, अपने पिताजी की प्रॉपर्टी पर लोन लेते हैं, तब बाहर उनको वीज़ा मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है। क्या आपको नहीं लगता ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इस देश में, जहाँ पर ज़ीरो का आविष्कार हुआ हो और वो ज्ञान ढूंढने बाहर जाए वहाँ का छात्र? आपको नहीं लगता बड़ा अन्याय हो रहा है? मेरे ख्याल में विचार तो बहुत सही है कि अगर ये सुविधाएं देश में मिलने को तैयार हो जाएं तो बहुत जाने वालों की संख्या कम हो जाएगी, घटती चली जाएगी। लेकिन इन सुविधाओं को स्थापित करना बड़ा उद्देश्य है। प्राथमिकता में जब तक नहीं आएगा तब तक इन सुविधाओं का विस्तार नहीं हो सकता है, और उन सुविधाओं के विस्तार के लिए जो 3F हमने बताया है उन तीनों पर नियंत्रण होना चाहिए। सर, लेकिन बतौर कुलपति और एक शिक्षाविद आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि इस बात को आप उच्च स्तर तक पहुंचाएं। क्या आपकी तरफ से पहल रहेगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। मेरी तरफ से दो पहलू हैं कुलपति होने के नाते। एक पहलू तो विश्वविद्यालय के अंदर का है, जो अपने एक तरीके से हमारे अंकुश में है, हमारे नियंत्रण में है, हमारे कंट्रोल में है, जिस पर हम कोई बदलाव, कोई बात कर सकते हैं, बहुत सहज रूप से कर सकते हैं नीतियों के अंतर्गत। जहाँ नीतियाँ नहीं वहाँ हम आदेश ले सकते हैं, उस पर अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये भाव जो मेरा है कुलपति होने के नाते, ये दायित्वबोध प्रत्येक व्यक्ति का जो इस क्षेत्र में है होना चाहिए। और जब तक ये समाज नहीं मानेगा इस बात को, जब तक देने वाले सभी लोग तैयार नहीं, क्योंकि इसका निदान किसी व्यक्ति से नहीं है, इसका निदान सबको जोड़ करके है। कंपोजिट प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम यूनिफाइड नहीं है, ये कंपोजिट प्रॉब्लम है। और जब तक कंपोजिट प्रॉब्लम का कोई कंपोजिट ट्रीटमेंट नहीं होगा, कॉमन ट्रीटमेंट नहीं होगा, सबका एक साथ जुट करके ट्रीटमेंट नहीं होगा, तब तक इसका कोई इलाज मुझे लगता है बड़ा अस्थायी होगा। और जो भी किया जा रहा है वो व्यक्ति के साथ आएगा और व्यक्ति के साथ पलायन कर जाएगा, उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। सर, आज के दौर की बात करते हैं। तमाम चीज़ें, दशक बीत रहा है लगभग, छात्र संघ चुनाव को हुए, और कई जगह पर इसको लेकर डिबेट होती है। कई बड़े विश्वविद्यालयों में चुनाव भी होते हैं। आपकी क्या छात्र संघ को लेकर क्या नज़रिया है, उसको जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, बड़ा स्पष्ट है। छात्र संघ को लेकर के मेरा नज़रिया बहुत क्लियर है कि प्रतिनिधित्व होना चाहिए छात्रों का, एक प्रक्रिया होनी चाहिए। उनको भी अपनी बातों को कहने के लिए एक फोरम होना चाहिए, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक फोरम होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके माध्यम से संस्थान को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके माध्यम से संस्थान की ऊर्जा बनती है। जहाँ निगेटिविटी की बात भी है वहाँ ऊर्जा भी उससे मिलती है हमें। हम उसके विरोध में नहीं हैं, हम मानते हैं ये होना चाहिए। लेकिन इसके प्रक्रिया के एक ढंग को अपनाने के लिए, किसका क्या ढंग हो चुनाव का, उसकी पद्धति क्या हो चुनाव की, इस पर एक बड़ा डिबेट हुआ। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी और कमेटी का रिकमेंडेशन, लिंग 2 कमेटी का एक प्रक्रिया निर्धारित की गई। तो एक बात मानिएगा कि किसी यात्रा को पूरा करने में, किसी लक्ष्य को पूरा करने में, आप जब तक उसके इक्विपमेंट को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो लक्ष्य जितना अच्छा इक्विपमेंट आप उसके साथ लेंगे, वो टारगेट उतने ही अच्छी तरीके से आप अचीव करेंगे। तो प्रक्रिया का निर्धारण सबसे पहले होना चाहिए, जिससे कोई एम्बिगुटी, कोई बात, कोई तमाशे की बात ना हो सके। दिक्कत यह है कि प्रक्रिया निर्धारण में ही उलझा दी जाती है। सर, आपने तमाशे की बात कही है। तमाशे से अगर जिक्र किया जाए तो तमाशे से जहन में आता है, पिछले 2 साल पहले एक घटना घटी JNU में, और छात्र संघ और तमाम इन सब आमने सामने आ गए, लेफ्ट और राइट होने लगा, और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होने लगी। एक प्रचार, एक कुलपति होने के नाते आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या इस तरीके के डिबेट में छात्रों को पढ़ना चाहिए? देखिए, बहुत साफ है मेरा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हर किसी को है, भारतीय संविधान के तहत मिली, उस पर कोई रोक भी नहीं है किसी को। लेकिन अगर उस अभिव्यक्ति से किसी बात का नुकसान हो रहा है,
कोई ऐसा माहौल सृजित हो रहा है जो विध्वंसकारी है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो विध्वंसकारी हैं, जिनसे निर्माण नहीं हो सकता है। ये संस्थाएं, हायर एजुकेशन हो या कोई संस्था हो, समाज की जो भी संस्थाएं मान्यता से जुड़ी हुई हैं, लोगों से जुड़ी हुई हैं, सबका काम निर्माण का है, सृजन का है, रचना का है, सुधार का है, परफॉर्मेंस का है। किसी भी संस्था का ये दायित्व नहीं विध्वंस करे। ये अधिकार शायद किसी को नहीं मिल सकता कि लोगों में अंतर पैदा करके विध्वंस करे, एक ऐसे भावना को भड़काए जिस भावना का अगला परिणाम अच्छा ना हो, जिस भावना का अगला परिणाम निहायत घातक हो, सबके लिए घातक हो, व्यवस्था के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक हो। तो ऐसी चीज़ों की आज़ादी तो मैं कभी कतई पक्षधर इसका नहीं हूँ। सर उसमें एक चीज़ और भी सामने आई थी कि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो भी इस तरीके की विचारधारा रखते हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है वो सरकार अच्छा नहीं कर रही, ठीक नहीं कर रही, और छात्रों को भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। आपको नहीं लगता कि देश हित में एक माहौल बनाना चाहिए विश्वविद्यालय में और इसके लिए कोई प्रोग्राम्स होने चाहिए? बहुत बेहतरीन प्रश्न आपने किया है। मैंने अभी आपसे जो फैकल्टी का जिक्र किया था संस्था डेवलप करने के लिए, ये फैकल्टी की ही कोर वैल्यू है। फैकल्टी माने टीचर है, शिक्षक है। शिक्षक कभी विध्वंस की बात नहीं करता। शिक्षक निर्माता है, व्यक्तित्व का निर्माता है, विद्यार्थी का निर्माता है, भाग्य का निर्माता उसके है, राष्ट्र का निर्माता। शिक्षक की भूमिका निर्माता के रूप में है, संरचनाकार के रूप में है, किसी विध्वंसकार के रूप में नहीं है। और निर्माण में कभी भेदभाव नहीं होता है। जो उदारता है, जो दानशीलता है, जो चीज़ें हैं, वो टीचर की है। और टीचर का जो भी उदाहरण भारतीय परंपरा में मिला है, वो कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ टीचर ने विध्वंस की बात की हो। इसीलिए शायद टीचर की पूजा होती है और शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसकी संरचना के नाते ये बात हो रही है। तो शायद अगर ऐसा कोई टीचर करता है तो मेरे ख्याल में बड़ा अपराधी है, तुलना में जो सचमुच के अपराधी हैं उनकी तुलना में। सर बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा, जेएनयू कांड जो भी हुआ, जेएनयू में जो हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो हुआ, तमाम चीज़ें देखने को मिली। आप छात्रों को इस पूरे प्रकरण से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक कुलपति हैं, एक शिक्षाविद हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट संदेश इस बात का है कि हर किसी की जिम्मेदारी निर्माण करने की है, फील करने की है। विध्वंस की जिम्मेदारी, भेदभाव करने की जिम्मेदारी, अंतर डालने की जिम्मेदारी और किसी को दोषी साबित करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी तो संरचना की है, निर्माण की है, और हम इसी के लिए जाने जाते हैं। यही संदेश मेरा है सभी को, छात्रों को भी और हमने साथियों को भी, कि निर्माण हमारा परम कर्तव्य है, संरचना हमारा परम कर्तव्य है। जो विकास की गति में योगदान जितना हम दे सकते हैं वो हमारा कर्तव्य है। एसपी सिंह जी, आप यहाँ पर जब आए तमाम चीज़ें देखने को मिली। आज की डेट में अगर बात की जाए छात्रों की, और छात्रों के पीछे एक बोझ, एक कैरी बैग लेके आते हैं, वो होता है रोजगार का। जब छात्र आता है तो सोचता है मैं ये पढ़ूंगा, मैं ये बनूंगा, तमाम चीज़ें होती है, अपने आप में जद्दोजहद में जूझ रहा होता है। इस प्रेशर से रिलीज दिलाने के लिए छात्रों के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? अभिषेक जी, मैंने जैसे ही कुलपति का कार्यभार ग्रहण किया और शायद 1 महीने के अंदर मैंने इस योजना को अमली जामा पहना दिया कि मुझे करना क्या है छात्रों के लिए, छात्रों को कितना शार्पन हम कर सकते हैं, कितना स्किल कर सकते हैं, इस दिशा में क्या कर सकते हैं जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। पहुंचते ही हमने इसकी एक सेल की स्थापना की। उस सेल का नाम ही हमने दिया प्लेसमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट सेल। मैं ये मानता हूँ कि जो स्किल मेरी डेवलप की जाएगी, जो विश्वविद्यालय के जरिए स्किल डेवलप होगी, वो ITI वाली स्किल नहीं होगी। इससे ऊपर की कोई स्किल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी, ट्रांसफॉर्मेशन की जिम्मेदारी हमारी होगी। जो स्पार्क देने की जिम्मेदारी उस स्टूडेंट में, वो हमारी जिम्मेदारी है। जो सामने आने वाली दिक्कतें उससे जूझने की जो जिम्मेदारी, वो हमारी जिम्मेदारी। इसलिए स्किल पार्ट में हमने उन्हें कम्युनिकेशन को लिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लिया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए हमने उनकी बात ली, रीजनिंग को डेवलप हमने उनकी किया, इंग्लिश हमने उनको दिया, कंप्यूटर अवेयरनेस हमने उनको डेवलप किया। इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए उस सेंटर को हमने बजट अलर्ट किया और बजट को पूरा एक्सपेंस करने का वो काम किया। प्लेसमेंट के लिए कंपनियों से कांटेक्ट किया। टिल डेट इस सेशन में लखनऊ विश्वविद्यालय में 91 कंपनी आ चुकी हैं प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। तमाम जॉब फेयर, 3 जॉब फेयर अब तक के हमारे लग चुके हैं। इस लेवल का हमने काम किया। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने इस सारी वर्किंग को देख करके स्पेशली महिला कल्याण की तरफ से रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी इस सेल को मिली, प्लेसमेंट सेल को मिली, और इसने 19 जिलों का प्लेसमेंट भी कर करके दे दिया सरकार को, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी बात के, ट्रांसपेरेंसी के साथ। पहल पर सरकार की पहल पर।
तो हम एक अच्छी दिशा में चल रहे हैं और महसूस करते हैं कि जो मेरा पहला कदम है वो बहुत ही सार्थक इस दिशा में रखा गया है और उसके परिणाम भी, परफॉर्मेंस भी बेहतर आई हैं, छात्र उससे बहुत सुखी हैं। सर, आपने अभी तमाम ये बात बताई है, इसके इतर अगर बात की जाए, कुंडली की बात हो गई, तमाम चीज़ें हो गई, अब यहाँ के माहौल की बात की जाए, यहाँ पर और किस तरीके का परिवर्तन आप लाए हैं, खासतौर से शिक्षा में क्लासेस को लेकर और स्पोर्ट्स को लेकर? प्रोग्राम्स को क्या करा रहे हैं आप? ऐसे कौन से फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो आपके हों? क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये सब चीज़ें अलग है। फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए क्या किया जा रहा है जिससे इसको विश्व स्तरीय पहचान मिले? देखिए, दोनों चीज़ों में हमने किसी भी यूनिवर्सिटी की जो कीमत होती है वो उसकी टीचिंग से होती है, उसके रिसर्च से होती है, उसके लर्निंग प्रोसेस उसके टीचर से होती है। इन तीनों दिशाओं में मैंने माहौल बनाने का, क्योंकि मेरा मानना ये है किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ दे करके एक बार उसका विकास हम नहीं कर सकते। उसके अंदर एक आग हमें जगानी होगी, एक हमें चिंगारी लगानी होगी उसके अंदर, विचारों में, मन में, मस्तिष्क में। उस दिशा में विश्वविद्यालय एक एक प्रोग्राम अपना उठा करके काम कर रहा है। यानी स्टूडेंट की हम अगर बात करें तो हमने उनके सारे चीज़ों को एडमिशन से लगा करके आगे की चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी में ले लिया है, सब डिजिटलाइज कर दिया है। जो उनका टीचिंग है उसके सिलेबस को हमने चेंज कर दिया है। उनके जो लर्निंग प्रोसेस हैं, क्लासेस को रेगुलराइजेशन कर दिया है। रिसर्च प्रोजेक्ट को हमने अप्रिशिएट करके उन्हें पैसे देने का काम कर दिया है। जितना पब्लिकेशन करेंगे उन सब का कैश रिवार्ड उनको हम देंगे। अगर स्टूडेंट 20 पब्लिकेशन करेगा तो 20 जोड़ करके उसको देंगे। यानी हो सकता है अपनी फीस पर अगर पढ़ाई के नाम से वो पूरी निकाल सकता है, अपना सारा खर्चा निकाल सकता है। इस सारी चीज़ों में हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में एक स्पेशल लेक्चर सीरीज शुरू की है। सर, आपने कभी बात कही थी कि तमाम चीज़ें क्लिक पर आ जाती हैं, ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन अंक पत्रों की बात की जाए, अभी हाल फिलहाल में देखा गया जब एग्ज़ाम्स हुए तो 100 नंबर में 115 नंबर मिल गए और उसको चेंज कराने के लिए पैसे लगते हैं। अगर 1 महीने के अंदर विद्यार्थी नहीं आता है और 1 महीने के अंदर मान लीजिए वो वेकेशन पे गया, उसने नहीं देखा और उसकी तबीयत खराब है, नहीं आ पाया, तो उसको 500 रुपये देना पड़ता है। मतलब गलती प्रशासन की और भुगतान वो करे। नहीं, इसको मैंने परफेक्टली अमेंड कर दिया, ये चीज़ अब नहीं है। अगर कोई भी गलती प्रशासन की तरफ से या प्रिंटिंग की तरफ से, प्रिंटर की तरफ से, किसी तरफ से मैनुअल या वैसी हुई है तो उस सुधार के लिए किसी स्टूडेंट को पैसा नहीं देना है। 1 साल में लेना चाहे, 2 साल में लेना चाहे, उसे सुधार का पैसा नहीं देना है। उस पर कोई चार्ज विश्वविद्यालय नहीं ले रहा किसी स्टूडेंट से। जो ये गलती होने की परंपरा है, इसके 2-3 कारण हैं जिनको हमने तलाश लिया है। ये आगे गलत नहीं होंगे, उन कारणों को तलाश करके वहाँ चेक कर दिया गया, अब ये गलत नहीं होंगे। विसंगतियाँ बहुत हैं विश्वविद्यालय के अंदर, जो सिस्टम है किसी चीज़ को मार्क्स से अवार्ड करने का, बड़ी विसंगतियाँ हैं। उसी पर्टिकुलर पेपर का जब स्टूडेंट आर्ट्स में एडमिशन लेता तो उसके पर्टिकुलर पेपर का इवेल्युएशन 75 नंबर में होगा, साइंस में लेता है तो 100 नंबर का होगा, कहीं और लेता है तो किसी और नंबर में होगा। यानी वही सवाल, वही पर्चा, वही चीज़ें क्लास के हिसाब से वेरी कर जा रही हैं। ये विसंगति है। तो हो सकता है ऐसा किसी को दूसरा क्लास मान करके टीचर ने उसी स्ट्रोक में साइंस वाले को आर्ट्स के मैक्सिमम मार्क पे अवार्ड कर दिया या आर्ट्स वाले को कॉमर्स के लेवल पे अवार्ड कर दिया। ये चीज़ें आई जिसकी वजह से गलतियाँ हो रही। इसको हम जड़ से ख़त्म करने की यूनिफाइड मार्क्स अलॉट करके कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे ख़त्म कर दें, ये परंपरा ही ख़त्म हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है बतौर एक शिक्षाविद, एक कुलपति? मेरा संदेश तो साफ है कि स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करें, क्योंकि सचमुच बदलाव की आग अगर किसी में लग सकती है तो एक अकेले व्यक्तित्व, एक अकेले सन्यासी से लग सकती है, जो ग्लोबल यूथ सन्यासी है, उससे लग सकती है। क्या कमी लग रही है आपको युवाओं में? आपको नहीं लगता कि युवा अब सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव है और किताबों से दूर हो गए हैं? देखिए, सोशल मीडिया के भी अच्छे पहलू हैं और उसके बेकार वाले भी पहलू हैं। तो बेकार वाले पहलू में लगे हैं तो गलत है, अगर अच्छे पहलू में हैं तो एक इंटरेक्शन है, उनका जुड़ रहे हैं समाज से, कनेक्टिविटी है, वो ठीक है। जो दिक्कत है वो ये है, हर यूथ का एक आइकॉन होता है, एक लीडर होता है, एक आदर्श व्यक्ति होता है। क्राइसिस वहाँ आ गई है। हम फॉलो किसको करें? जब फॉलो करने का नंबर आता है ये हमारा आइडियल है, तो कुछ दिन बाद वो भटकाव की स्थिति में हो जाता है। ये बड़ा सख्त संदेश देने की ज़रूरत है कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। ये संदेश जाना चाहिए और ये ड्यूटी उन तमाम हमारे जैसे लोगों की है जो केंद्र पर बैठे हुए हैं, जो सत्ता में हैं, जो पद पर बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार पदों पर लोग हैं। इस संदेश जाने की ज़रूरत है। जिस दिन यूथ को ये लग गया कि जो गलत है वो गलत है, जिसे मैं गलत मानता हूँ या 100 लोग गलत मानते हैं, वो गलत है
और उसका अंजाम गलत होगा तो शायद ये जो भटकाव की स्थिति है ये अपने आप खत्म हो जाएगी। आज क्या है, एक फील है कि हम जो कर दें छूट जाएंगे, हम जो कर रहे हैं और कुछ दबाव बनेगा तो बच जाएंगे, हमारे सारे अपराध अगर फला कह देंगे तो माफ़ हो जाएंगे, हमारी सारी जांच कूड़े में चली जाएगी, कुछ हमारा कोई कर नहीं सकता है। ये जो फील है, ये फील कहीं से देने की जिम्मेदारी की ज़रूरत है। तो आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एसपी सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे इस चर्चा में हमें लेने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी सिंह साहब, जिनसे आज हमारी बात हुई और जिन्होंने अपनी बात को बहुत बखूबी रखा है। तो अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और नई शख्सियत से। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।